गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं निशेषाधिकार के विपक्ष में तर्क। वीटो पावर के अंतर्गत आज हम करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट वीटो। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निशेषाधिकार के मुख्य आलोचक बैटल, रैपर्ड, केल्सन, क्लाउड, पामर व परकिंस तथा ईपी चेज आदि लेखक हैं। यानी सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों को निशेषाधिकार मिला हुआ है उसकी आलोचना किन किन विद्वानों ने की है, उनके नाम हैं जैसे बैटल, रैपर्ड, केल्सन, क्लाउड, पामर और परकिंस तथा ईपी चेज। इन लेखकों ने निशेषाधिकार के विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं, यानी ये नहीं चाहते थे कि महाशक्तियों को वीटो पावर मिले। तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे तर्क रखे कि जिससे कि ये निशेषाधिकार के विपक्ष में जाते हैं। उनमें सबसे पहला आता है समानता के सिद्धांत, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि निशेषाधिकार की व्यवस्था चार्टर में घोषित सदस्य राज्यों के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके कारण सुरक्षा परिषद के केवल स्थायी सदस्यों को निशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों के पास ये अधिकार नहीं है। जैसे कि केल्सन ने लिखा है कि निशेषाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्यों को निशेषाधिकार प्राप्त हो गए हैं और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है। यह स्थिति चार्टर में लिखित सदस्यों की समानता के मूल सिद्धांत के विरोधी है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ में गतिरोध उत्पन्न हुआ और अतः इसका अंत कर देना चाहिए। अर्थात उनके अनुसार ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है कि कुछ एक सदस्यों को निशेषाधिकार प्राप्त है लेकिन बाकी सदस्यों को निशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि उचित नहीं माना जा सकता। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को ठेस, ए सेटबैक टू द प्रेस्टीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशंस। यानी जो आलोचक हैं उन्होंने अपने विपक्ष के तर्क में ये तर्क दिया है कि जो ये निशेषाधिकार है ये सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को ठेस पहुंचाता है। जैसे कि डॉक्टर ई बाट ने निशेषाधिकार के अनुचित प्रयोग के बुरे परिणाम के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि निशेषाधिकार के अनुत्तरदायित्व प्रयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मान को काफ़ी धक्का पहुंचाया है। इसने सदस्यों को विवश कर दिया कि वे शांति और सुरक्षा के लिए परिषद के स्थान पर महासभा को अधिक विश्वसनीय समझें। इसका दोष मुख्यतः सुरक्षा परिषद पर लगाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया गया इन देशों के द्वारा और लगभग 139 और 1983 तक अकेले रूस के द्वारा इसका प्रयोग 116 बार किया गया। और ऐसा भी अवसर आया कि जब 24 घंटे में 3-3 बार निशेषाधिकार का प्रयोग 2-3 बार किया गया। तो इस प्रकार ये कहा गया कि जो निशेषाधिकार के अनुत्तरदायित्व प्रयोग ने, क्योंकि उत्तरदायित्व के साथ निशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, उत्तरदायित्व तो 5 महान शक्तियों के ऊपर था कि वो समस्या का समाधान सुलझाएंगे, विवादों को शांत करेंगे, विश्व शांति स्थापित करेंगे, लेकिन उन्होंने ही अपने इस प्रकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मान को काफ़ी धक्का पहुंचाया। इसने सदस्यों को विवश कर दिया कि वे शांति और सुरक्षा के लिए परिषद के स्थान पर महासभा को अधिक विश्वसनीय समझें, क्योंकि जब महासभा ने इस प्रकार से देखा कि कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है और बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा है, तो महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास करवाया था। तो निशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के अस्तित्व के लिए निरंतर धमकी है, ये किसने कहा था? CF स्ट्रॉन्ग ने। और इस बात का समर्थन करते हुए पामर तथा परकिंस ने भी कहा कि किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र संघ में लोक विश्वास को कम करने में उतना योग नहीं दिया जितना कि सुरक्षा परिषद में बार बार निशेषाधिकार के दुरुपयोग ने। यानी जितना कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए किया था वो उतना नहीं था जितना कि निशेषाधिकार ने बार बार दुरुपयोग करके निशेषाधिकार का सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों ने उन कार्यों को कम कर दिया।
इस प्रकार वीटो के दुरुपयोग ने सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचाई। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की, और वो है सुरक्षा परिषद की असफलता के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है, परंतु निषेधाधिकार के कारण वे अपने इस दायित्व को निभाने में असमर्थ रही है। और जब कभी सुरक्षा परिषद को कोई निर्णय लेने के लिए बैठती है, निषेधाधिकार के प्रयोग के द्वारा उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के तर्क की, और वो है प्रादेशिक संगठनों की स्थापना का कारण, रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें सामूहिक व्यवस्था में विश्व के राज्यों की आस्था कम हुई है। ये विश्वास करने लगे हैं कि संकट के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि निषेधाधिकार के रोग से ग्रस्त सुरक्षा परिषद संकट काल में उन्हें सहायता प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अन्य साधनों की खोज करना स्वाभाविक था। नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट इसी अनुभूति के परिणाम है। और निषेधाधिकार के अत्यधिक प्रयोग से जब वे संयुक्त राष्ट्र संघ से निराश हो गए तो उन्होंने इन संगठनों का सहारा लिया। अब हम बात करते हैं पांचवें तर्क की, और वो है सदस्यता पर कुप्रभाव। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा निषेधाधिकार ने नए राज्यों की संघ की सदस्यता को बहुत हद तक प्रभावित किया। जैसे कि हमने देखा कि इसी कारण साम्यवादी चीन लगभग 22 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। वियतनाम की सदस्यता का मामला भी अमेरिका के द्वारा निषेधाधिकार के कारण काफी समय तक लटका रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि सन 1974 में जब दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति के कारण उसे संघ से निकालने का प्रस्ताव रखा गया था, तो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसे पास होने से रोक दिया था। अब हम बात करते हैं छठे नंबर के तर्क की, और वो है प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोसीजरल एंड अदर मैटर्स। आलोचक कहते हैं कि संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में प्रक्रिया संबंधी मामले और अन्य मामलों संबंध शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु इन दोनों के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया। तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य अपनी निषेधाधिकार की शक्ति के प्रयोग से किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी विषय को प्रक्रिया संबंधी अथवा अन्य मामला बनने से रोक सकता है और समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक अन्य तर्क की, और वो है स्थायी सदस्यों तथा महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक। निषेधाधिकार की आलोचना इस बात के आधार पर भी की जाती है कि इसने महाशक्तियों की अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में योगदान दिया। स्थायी सदस्य अपने अपने मित्रों के हितों की रक्षा करने के लिए निषेधाधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, और इस कारण से निषेधाधिकार ने छोटे राज्यों को बड़े राष्ट्रों की छत्र छाया में रहने के लिए विवश कर दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से स्थायी सदस्यों और महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को ये बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है निषेधाधिकार। तो निषेधाधिकार की आलोचना इसी आधार पर की गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तर्क की, और वो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की समाप्ति, यानी द एंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा का मतलब एक के ऊपर आक्रमण, सबके ऊपर आक्रमण। प्रोफेसर हंस जे मार्गेंथ्यू ने कहा कि निषेधाधिकार सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को समाप्त करता है। कैसे समाप्त करता है? कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक रूप से कोई कार्रवाई तभी संभव हो सकती है जब सभी स्थायी सदस्य सहमत हो, और किसी एक सदस्य के द्वारा भी निषेधाधिकार का प्रयोग करने से सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्रवाई करने में पूर्णतः असमर्थ हो जाती है। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो है गुटबंदी को प्रोत्साहन, अनकरेजमेंट ऑफ ग्रुपिज्म। निषेधाधिकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटबंदी को प्रोत्साहन दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ने निषेधाधिकार का प्रयोग करके अपने गुट के राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए किया, यानी उन्होंने निषेधाधिकार का प्रयोग अपने गुट के लोगों के हितों के लिए किया।
अनेक छोटे राज्य प्राय किसी न किसी गुट में शामिल हो गए थे, जिसमें कि गुटबंदी को बढ़ावा मिला था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार से निशेषाधिकार के विपक्ष में आलोचकों ने तर्क दिए हैं, और वो तर्क कौन कौन से थे हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है समानता का सिद्धांत, दूसरे नंबर पर है सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को ठेस, तीसरे नंबर पर है सुरक्षा परिषद की असफलता के लिए उत्तरदायी, चौथे नंबर पर है प्रादेशिक संगठनों की स्थापना का कारण, पांचवें नंबर पर है सदस्यता का कुप्रभाव, छठे नंबर पर है प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भेद, सातवें नंबर पर है स्थायी सदस्यों तथा महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक, आठवें नंबर पर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की समाप्ति, और लास्ट पॉइंट हमने किया गुटबंदी को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो आलोचक हैं वो निशेषाधिकार जो स्थायी सदस्यों के पास है, वीटो पावर, उसको उन्होंने अच्छा नहीं बताया, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी सभी सदस्य राष्ट्रों को, और इससे गुटबंदी को बढ़ावा मिला और विश्व में दो ध्रुव हो गए थे, सोवियत रूस और अमेरिका, और दोनों ही अन्य देशों को, जो कि छोटे छोटे देश थे, जो भी स्वतंत्र हो रहे थे, जो विकासशील थे, जो अविकसित थे, उनको अपनी तरफ करने में लगे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे थे निशेषाधिकार के विपक्ष में तर्क, और नेक्स्ट हम कल करेंगे निशेषाधिकार के पक्ष में तर्क। धन्यवाद।